प्रश्न क्रमांक 8। रासो साहित्य की परंपरा स्पष्ट करते हुए अपने प्रिय किसी रासो ग्रंथ की विशेषताएं लिखिए। अथवा रासो साहित्य न केवल प्रचुर और विशिष्ट है अपितु उसकी एक स्पष्ट परंपरा भी रही है। आदिकाल के रासो साहित्य के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। अथवा आदिकालीन रासो साहित्य में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश हुआ है। प्रस्तुत कथन के आलोक में आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की विवेचना कीजिए। उत्तर है सामान्य विवेचन। रासो शब्द अति प्राचीन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल रासो नामक ग्रंथों से भरा पड़ा है। इस काल की सीमा रेखा संवत 1050 से लेकर 1375 तक है। इस काल की अधिकांश कृतियाँ रासो शब्द से अभिहित की गई है। रासो नाम की कृतियाँ सर्वप्रथम अपभ्रंश में लिखी गई। उसके बाद कुछ कृतियाँ ऐसी भी है जो हिंदी और गुजराती में मिलती है। रासो नाम से लिखा हुआ प्राचीनतम और साहित्यिक बिसलदेव रासो ही प्रबंध के रूप में प्राप्त है। धीरे धीरे रासो की एक परंपरा सी चल पड़ी और रासो ग्रंथ की मात्रा अधिक बढ़ गई। तत्पश्चात रासो शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग गया और इसकी खोज करने के लिए विद्वानों का समूह उठ खड़ा हुआ। अतः रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सभी ने अपने अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिया। इसकी कुछ व्युत्पत्तियाँ तो ऐसी है जिनका कोई आधार नहीं। हाँ, कुछ व्युत्पत्तियाँ सारगर्भित और सार्थक है जो रासो शब्द के अर्थ को स्पष्ट करती है। किंतु रासो नाम की कृतियाँ दो प्रकार की है। एक तो गीत नृत्य परक और दूसरी छंद वैविध्य परक। अतः स्पष्ट है कि रासो शब्द दोनों प्रवृत्तियों के अर्थ से संयुक्त होगा। इसके व्यापक विवेचन के लिए यही अच्छा रहेगा कि रासो शब्द की व्युत्पत्तियों को जान लिया जाए। विभिन्न मतांतरों के आलोक में समय समय पर प्राप्त व्युत्पत्तियाँ एक और तो मानो बौद्धिक व्यायाम ही प्रमाणित होती है, तो दूसरी ओर उनकी पृष्ठिका से सार्थक व उपयोगी अर्थ आभा झांकती हुई दिखाई देती है। रासो परंपरा। रासो परंपरा कोई नई नहीं है। इसका विकास समय समय पर यथासंभव स्थितियों के आधार पर होता रहा है। यहाँ तक कि इसके विकास चिन्ह आधुनिक युग में भी मिल जाते हैं। हिंदी को जो रासो परंपरा प्राप्त हुई वह गुजरात से आई है। इस विषय में भी मतैक्य नहीं है। रासो परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ संदेश रासक है, जिसकी रचना अब्दुल रहमान ने की है। ध्यान देने की बात यह है कि संदेश रासक के साथ साथ और भी अनेक रासो काव्य लिखे गए हैं और इस प्रकार काव्यों की एक सुदीर्घ परंपरा भी मिलती है। यूँ तो जैन रास काव्य भी है, किंतु वे वीर गाथाओं के रूप में रचित रासो काव्यों से भिन्न हैं। दोनों की रचना शैलियों की अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रास काव्य में धार्मिक दृष्टि की प्रधानता रही है और वीरगाथा कालीन रास कवियों में एक अलग ही पद्धति प्रमुख रही है। रास परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इस परंपरा को समृद्धि तक पहुंचाने वाली रास संज्ञा रचनाएं बहुत ही विशाल रूप से प्राप्त है। विद्वानों ने इस परंपरा का अध्ययन 3 शीर्षकों में किया है: संस्कृतकालीन रास,
अपभ्रंशकालीन रास और अपभ्रंशोत्तर रास काव्य। इन तीनों कालों में रास के मानक बदलते रहे हैं। इसी कारण रास परंपरा का अध्ययन अत्यंत रोचक प्रतीत होता है। रास, रसायन, रासक, रासा, रासो कही जाने वाली रचनाएं अपभ्रंश और हिंदी में दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक बहुरूपक निबंध और दो अल्परूपक निबंध परंपरा। इन दोनों प्रकार के रासो काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा है। इसका क्रमिक विवेचन इस प्रकार है। संदेश रासक। रासो काव्य परंपरा की महत्वपूर्ण श्रृंखला के रूप में अब्दुल रहमान की कृति संदेश रासक का नाम आता है। इस कृति का संपादन मुनिजीनी विजय ने किया है। संपादक की धारणा के अनुसार यह रचना शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण के पूर्व की होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण रचना है, किंतु इसका छंद वैविध्य विशेषतः उल्लेखनीय है। इसमें संदेश प्रधान है। मुनिजीनी विजय के अनुसार यह 12वीं शती के उत्तरार्ध की और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार यह 11वीं शती की रचना है। इस काव्य में प्रोषित पति का नायिका के विरह का मार्मिक वर्णन मिलता है। इस रचना में आया ऋतु वर्णन बड़ा मार्मिक है। मंजू रास। मंजू रासक भी इस परंपरा का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी के अनुसार यह ग्रंथ संदेश रासक से भी पूर्व का है। इसमें मालवा के शासक मंजू और कर्नाटक के तेलप की बहिन मृणालवती के प्रेम का वर्णन मिलता है। मंजू रासक के कुछ छंद हेमचंद के प्राकृत व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि में कतिपय उद्धरणों के रूप में मिलते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास। इस परंपरा की तीसरी महत्वपूर्ण रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरि है। यह रासोवीर रचनात्मक है। इसमें ऋषभ के भरतेश्वर और बाहुबली दो पुत्रों के युद्धों का वर्णन किया गया है। शालिभद्र का लिखा हुआ बुद्धिरास नामक अन्य ग्रंथ भी मिलता है। इसी समय लिखे गए रासो काव्यों में कवि आसगुकृत जीवदया रास तथा चंदनबाल रास, कवि देलहशाकृत गाय सुकुमार रास, जीवनधर कृत मुक्तावली रास व उपदेश रसायन रास का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। इन रासो काव्यों का रचना काल संवत 1241 के आसपास स्वीकार किया गया है। उपदेश रसायन रास। जिनी दत्त सूरि ने इसकी रचना की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कृति को वीर काव्य परंपरा की कोटि में नहीं स्वीकार किया जा सकता है। इसका कारण इस ग्रंथ नीति काव्य शैली में लिखा होना है। नीति काव्य शैली के साथ साथ इसमें जैन धर्म संबंधी सामग्री की भी प्रधानता है। डिंगल में रासो ग्रंथ। इस परंपरा में जोख रासो ग्रंथ मिलते हैं। उनमें चरित्र की प्रधानता है।
इस परंपरा में आने वाली रचनाओं में ऐतिहासिक तत्वों की भी रक्षा नहीं की गई है। इनके आकार, प्रकार, विषय वस्तु और वर्णन शैली में पर्याप्त विभिन्नता है। 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच रासो परंपरा का पर्याप्त विकास हुआ है। इस अवधि में लिखे गए रासो ग्रंथ निम्नांकित है। पहला बिसरदेव रासो, दूसरा जंबूस्वामी रास, तीसरा रेवंतगिरी रास, चौथा कच्छुनी रास, पांचवा गौतम रास, छठवा दर्शानभद्र रास, सातवां वस्तुपाल तेजपाल रास, आठवां श्रेणिक रास, नौवां नेथड़ रास, 10वां समरसिंह, 11वां सप्तक्षणी रास एवं 12वां चंदनवाल रास आदि। अगला है खुमान रासो। खुमान रासो इस रासो ग्रंथ के रचयिता दलपति विजय है, जिनका दूसरा नाम दौलत विजय भी है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के खुमान की महत्ता का वर्णन किया गया है, जिसे प्रकारांतर से सूर्यवंशी की महत्ता का आलेख भी कहा जा सकता है। कवि दीजे कमला कला जोड़न कवित जुगति, सूरजी बंस तणो सजस वर्णन करूँ विगति। यह रचना अत्यंत भावात्मक बन पड़ी है, अतः रसोत्कर्ष की व्यंजना के आधार पर इस रासो को मधुर एवं कोमल भाव परंपरा में ही स्थान प्राप्त हो सकता है। इसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि यह नहीं कहा जा सकता कि जिस रूप में यह ग्रंथ अब मिलता है वह उसे 17वीं शताब्दी से प्राप्त हुआ होगा, तथा यह भी विवादास्पद है कि दलपति विजय असली खुमान रासों का रचयिता था अथवा उसके परिशिष्ट का। श्री मोतीलाल मेनारिया का कथन है कि इस ग्रंथ की प्रामाणिकता पर विचार किया जाए तो यही तथ्य सामने आता है कि दलपति तदागच्छीय जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे और दीक्षा के बाद उन्होंने अपना नाम दौलत विजय रख लिया। यह ग्रंथ 8 ग्रंथों में विभक्त है। इसकी भाषा पिंगल है। उदाहरण देखिए। भ्रुकुटी चंद भलहले गंग खलहले समुज्जल एकदंत उज्जलो सुंडलवले रुंडगल बहुप धूप प्रंभले से सलवले जिहलल घूम नेत्र पर जले अंग अनक्कले तंडबल। अगला हास्य मिश्रित रासो ग्रंथ। रासो काव्य परंपरा में हास्य मिश्रित रासो ग्रंथों को भी नहीं भुलाया जा सकता है। इस वर्ग में आने वाले ग्रंथों में माकड़ रासो, उदर रासो और गोवा रासो आदि है। पिंगल या ब्रजभाषा के रासो ग्रंथ। डिंगल की जो रासो परंपरा मिलती है वैसी ही परंपरा पिंगल के ग्रंथों में भी मिलती है। पिंगल या ब्रजभाषा में लिखे गए रासो ग्रंथों की नामावली इस प्रकार है। शारंगवर कृत, हम्मीर रासो, जगनिक कृत, परमार रासो, नाल्ह सिंह भट्ट कृत
कायम रासो, कुंभकर्ण चारण कृत रतन रासो, सिंहाचय दयाल दास कृत राणा रासो, जोवराज कृति हम्मीर रासो, जलह कवि कृत बुद्धि रासो, राउ जेतसी रो रास का रचयिता अज्ञात है। हमीर रासो, परमार रासो और विजयपाल रासो आदि प्रमुख ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। हमीर रासो, यह ग्रंथ देशी भाषा का वीर गाथात्मक महाकाव्य बताया गया है। यह अनुपलब्ध है। इसके विषय में आचार्य शुक्ल का यह अभिमत है। प्राकृत पिंगल सूत्र में कुछ पद्य असली हमीर रासों के हैं। परमार रासो, हमीर रासों के बाद परमार रासो। जगनीक को इसका रचयिता स्वीकार किया गया है। ये कालिंगर के राजा परमाल के चारण और राजकवि थे। यह ग्रंथ आल्हखंड नाम से भी प्रसिद्ध है। लोकवीर गाथा के रूप में इसका विकास लोक गायकों द्वारा होता रहा है। सन 1882 ईस्वी में सर चार्ल्स इलियट ने अनेक भाटियों की सहायता से इसका संपादन करवाया था। यह वीर रसात्मक काव्य है। इसकी कथा का आधार पृथ्वी राजा रासों का महोवा समय है। डॉक्टर सुंदररास की मान्यता है कि जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ है उनमें यह नाम नहीं है। इनमें इसको चंद्रकृत पृथ्वीराज रासों का महोवा खंड कहा गया है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासों का महोवा खंड नहीं है, वरन उसमें वर्णित घटनाओं को लेकर मुख्यतः पृथ्वीराज रासों में दिए गए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ का नाम मूल कृतियों में पृथ्वीराज रासों द्वारा दिया गया है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना है। अतएव मैंने इसे परमार रासों नाम देने का साहस किया है। इस कृति की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की बात यदि छोड़ दी जाए तो यह बात निसंकोच भाव से स्वीकार की जा सकती है। इसमें कवि की हृदयस्पर्शी भाव द्वारा धारा अस्त्र गति से प्रवाहित होकर आज तक रसिकों के मन को आप्लावित करती आई है। कवि के लिए यह कम महत्व की बात नहीं है। विजयपाल रासो, इस ग्रंथ के रचयिता नल सिंह भट्ट माने जाते हैं, जो विजयपाल के दरबारी कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने इसका रचना काल विक्रम संवत 1100 माना है। इतने पर भी यह सत्र लगता है कि अपने वर्तमान रूप में यह 16वीं शताब्दी की रचना प्रतीत होती है। इस ग्रंथ में विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है। यह भी रसात्मक रचना है। यूँ तो इसके 42 छंद ही उपलब्ध है, फिर भी इसके महत्व को अस्वीकार किया गया है या किया जा सकता है। कुछ गलती हुई है। यूँ तो इसके 42 छंद ही उपलब्ध हैं, फिर भी इसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उदाहरण देखिए। जुरे युद्ध जादव तंग मदद, गही कर तेग चढ़ियो रण मध्य, हंकारिय
जुद्धुद्वदु दल मणिगिरिशीर जलथयारी पूपी हलो दिल हांक बजी दल मध्य भय तीन उगुत कुक प्रसिद्ध परस्पर तो रहे विकराल राज्य सूर भूमि सरग पताल। बिसलदेव रासो। बिसरदेव रासो परंपरा का प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके रचयिता नरपति नाल माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार यह ग्रंथ वीरगति के रूप में सबसे प्राचीन है। इसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास भी मिलता है। कतिपय विद्वानों की धारणा है कि इसको वीर काव्य परंपरा का ग्रंथ मानकर प्रेम गीत परंपरा का ही ग्रंथ मानना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें वीर भावों का चित्रण नहीं के बराबर है। डॉक्टर हरिहर नाथ टंडन के शब्दों में इस ग्रंथ के कवि ने प्रेम और विरह के मधुर चित्र खींचे हैं। वियोग का वर्णन अत्यंत मार्मिक है। कवि की सहृदयता और भावुकता का दिग्दर्शन राजमती का विरह ही है। कला पक्ष का निर्वाह कवि ने अच्छी तरह नहीं किया है। छंद दोषों का तो बाहुल्य है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रमुखतः यह विरह काव्य है। यह कवि के ही शब्दों में नारी काव्य और अमृत काव्य की अभिधा भी दी गई है। इसका प्रमाण ये पंक्तियाँ हैं। अस्त्री रसायन करु बखान और अमृत रसायन नरपति व्यास। इस रचना का महत्व कई कारणों से है। अगला शीर्षक पृथ्वीराज रासो। यह तो निर्विवाद सत्य है कि रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण स्थान है। 69 सर्गों की यह विशाल रचना कई दृष्टियों से विवादग्रस्त है। इस विशाल ग्रंथ के रचयिता कवि चंदवरदाई है। दुर्भाग्य से यह ग्रंथ साहित्य मर्मज्ञों के हाथ में न पड़कर इतिहास का तथ्यांकन करने वाले महारथियों के हाथ में पड़ गया। परिणामतः इसका साहित्यिक मूल्यांकन न होकर ऐतिहासिक पोस्टमार्टम होने लगा। इसमें सम्राट पृथ्वीराज के चरित्र का वर्णन हुआ है। सर्वप्रथम इसमें प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री मिलने की आशा थी। इसमें ग्रियर्सन और कर्नल टॉड जैसे इतिहासकारों ने इसका समर्थन किया था। ग्रियर्सन की घोषणा से ही यह ग्रंथ विद्यार्थियों के महत्व की सामग्री बना है। पहले रासो का मात्र वृहद रूप ही सामने आता था, जिसे लेकर विद्वानों में विवाद खड़ा हो गया। कुछ विद्वानों का समूह इसे प्रामाणिक मानता था और साथ में अपने तर्क भी उन्होंने उसकी पुष्टि में प्रस्तुत किए हैं। तत्पश्चात एक समूह ऐसा हमारे सामने आया जिसने इसको अप्रामाणिक सिद्ध कर दिखाया। कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो इसे अर्धप्राणिक रचना मानते हैं। तात्पर्य यह है कि यह कोई इतिहास नहीं था, यह एक साहित्यिक ग्रंथ है। अतः साहित्य की दृष्टि से इसका महत्व सबने स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, तो स्वर्गीय गुलाब राय ने इसे विकासशील महाकाव्य माना है। मोतीलाल मेनारिया ने इसे महाकाव्य की भव्यता और
दृश्य काव्य की सजीवता देखी है। डॉक्टर विपिन बिहारी ने कतिपय त्रुटियों के होते हुए भी हिंदी के इस प्रबंध काव्य को निर्विवाद रूप से महाकाव्य सिद्ध करने में कुछ उठा नहीं रखा है। रासों की महत्ता वस्तुतः उसके साहित्यिक कलेवर में छिपी है, न कि इतिहास समर्थन में। इसके विपरीत डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे महाकाव्य नहीं माना है, कारण इसमें न तो कोई प्रधान युद्ध है और न किसी महान परिणाम का उल्लेख है। सबसे प्रधान बात तो यह है कि इस रासों में घटनाएं एक दूसरे से संबद्ध नहीं हैं तथा कथानक भी शिथिल और अनियमित हैं। महाकाव्यों की भांति न तो किसी एक आदर्श में घटनाओं का संक्रमण होता है और न अनेक कथानकों की एक रूपता ही प्रतिष्ठित होती है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने भी इसे महाकाव्य नहीं माना है। रासों को एक विशालकाय वीर काव्य ग्रंथ कहना ही उचित है। स्थान स्थान पर इसके कथानक में शिथिलता है। यही रासों काव्यों की परंपरा है। इस पर विचार करते हुए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने निम्नांकित महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार है। पहला, रासों के अंतर्गत प्रबंध की दो धाराएं, दो विभिन्न परंपराएं आती है। एक तो गीत नृत्य परक है और दूसरी छंद वैविध्य परक। पहली का उद्भव कदाचित नाट्य रासकों से हुआ है और दूसरी का रासक या रासाबंध से। दोनों परंपराओं को मिलाकर नहीं देखा जा सकता है। दूसरा, रास तथा रासों नाम में कोई भेद नहीं है। दोनों नाम एकार्थक है और कभी कभी एक ही साथ प्रयुक्त हुए हैं। नंबर 3, गीत नृत्य परंपरा की रचनाएं आकार में प्रायः छोटी है क्योंकि उन्हें स्मरण करना पड़ता है, जबकि छंद वैविध्य परक परंपरा में रचनाएं छोटी बड़ी सभी आकारों की है। चौथा, गीत नृत्य परंपरा का प्रचार जैन धर्मावलंबियों में अधिक रहा है। उनके रचे हुए समस्त रासों इसी परंपरा में हैं। दूसरी परंपरा का प्रचार जैनेतर समाज में विशेष रहा है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि इनका भी अभिनयात्मक गायन होता रहा है। पांचवा, जैन रचनाओं की भाषा बहुत पीछे अपंश बहुधा रही है, जबकि अन्य रचनाओं की भाषा युगीन बातचीत की भाषा हो गई थी। छठवा, गीत नृत्य परक रचनाएं प्रायः पश्चिमी राजस्थानी और गुजरात में ही लिखी गई थी, जबकि छंद वैविध्य परक रासकों की रचना संपूर्ण हिंदी प्रदेश में हुई है। सातवां, काव्य का दृष्टिकोण दूसरी ही परंपरा में प्रधान रहा है, प्रथम में नहीं, और इसी कारण शुद्ध साहित्य की दृष्टि से दूसरी परंपरा अधिक महत्व रखती है। इसी कारण तो आचार्य शुक्ल ने उन्हें वीर गाथात्मक कहकर वीर गाथा काल के अंतर्गत गिनाया है। आठवां, चरित्र तथा काव्य धाराओं के समान यह रासो काव्य धारा भी साहित्य की एक समृद्ध काव्य धारा रही है और इसका गंभीर अध्ययन नितांत अपेक्षित है। मूल्यांकन में
संक्षिप्त रूप में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो काव्य एक दीर्घ परंपरा रही है। जितने भी रासो लिखे गए हैं वे किसी न किसी अर्थ में विशिष्ट हैं। प्रत्येक का अपना महत्व है और इसी कारण यह कहना आसान हो जाता है कि रासो साहित्य न केवल प्रचुर और विशिष्ट है अपितु उसकी एक स्पष्ट परंपरा भी रही है। इस परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान सर्वोपरि है। इसका महाकाव्यत्व, वर्णन कौशल, चरित्रांकन और तत्कालीन मनोवृत्तियों का विवेचन आदि सभी कुछ प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 8। रासो साहित्य की परंपरा स्पष्ट करते हुए अपने प्रिय किसी रासो ग्रंथ की विशेषताएं लिखिए। अथवा रासो साहित्य न केवल प्रचुर और विशिष्ट है अपितु उसकी एक स्पष्ट परंपरा भी रही है। आदिकाल के रासो साहित्य के आलोक में इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। अथवा आदिकालीन रासो साहित्य में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश हुआ है। प्रस्तुत कथन के आलोक में आदिकालीन रासो काव्य परंपरा की विवेचना कीजिए। उत्तर है सामान्य विवेचन। रासो शब्द अति प्राचीन है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल रासो नामक ग्रंथों से भरा पड़ा है। इस काल की सीमा रेखा संवत 1050 से लेकर 1375 तक है। इस काल की अधिकांश कृतियाँ रासो शब्द से अभिहित की गई है। रासो नाम की कृतियाँ सर्वप्रथम अपभ्रंश में लिखी गई। उसके बाद कुछ कृतियाँ ऐसी भी है जो हिंदी और गुजराती में मिलती है। रासो नाम से लिखा हुआ प्राचीनतम और साहित्यिक बिसलदेव रासो ही प्रबंध के रूप में प्राप्त है। धीरे धीरे रासो की एक परंपरा सी चल पड़ी और रासो ग्रंथ की मात्रा अधिक बढ़ गई। तत्पश्चात रासो शब्द पर प्रश्न चिन्ह लग गया और इसकी खोज करने के लिए विद्वानों का समूह उठ खड़ा हुआ। अतः रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सभी ने अपने अपने विचार प्रकट करना शुरू कर दिया। इसकी कुछ व्युत्पत्तियाँ तो ऐसी है जिनका कोई आधार नहीं। हाँ, कुछ व्युत्पत्तियाँ सारगर्भित और सार्थक है जो रासो शब्द के अर्थ को स्पष्ट करती है। किंतु रासो नाम की कृतियाँ दो प्रकार की है।